आज हम सुनेंगे कहानी प्रतिशोध। माया अपने त्रिमंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उद्विग्न और अधीर आंखों से ताक रही थी और सोच रही थी वह अब तक क्यों नहीं आए। कहाँ देर लगाई, इसी गाड़ी से आने को लिखा था, गाड़ी तो आ गई होगी। स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं, इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं आती। शायद असबाब वगैरह रखने में देर हुई। यार दोस्त स्टेशन पर बधाई देने के लिए पहुंच गए हों, उनसे फुर्सत मिलेगी तब घर की सुध आएगी। उनकी जगह मैं होती तो सीधे घर आती, दोस्तों से कह देती, जनाब इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए, फिर मिलिएगा। मगर दोस्तों में तो उनकी जान बसती है। मिस्टर व्यास लखनऊ के नौजवान मगर अत्यंत प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में से एक हैं। 3 महीने से वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं। उन्होंने माया को लिखा था, जीत हो गई, 1 तारीख को मैं शाम की मेल में जरूर पहुंचूंगा। आज वही शाम है। माया ने आज सारा दिन तैयारियों में बिताया। सारा मकान धुलवाया, कमरों की सजावट के सामान साफ कराए, मोटर धुलवाई। ये 3 महीने उसने तपस्या के काटे थे, मगर अब तक मिस्टर व्यास नहीं आए। उसकी छोटी बेटी तिलोत्तमा आकर उसके पैरों में चिमट गई और बोली, अम्मा बाबूजी कब आएंगे? माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूम कर बोली, आते ही होंगे बेटी, गाड़ी तो कब की आ गई। तिलोत्तमा मेरे लिए अच्छी गुड़िया लाते होंगे। माया ने कुछ जवाब न दिया। इंतजार अब गुस्से में बदलता जा रहा था। वह सोच रही थी कि जिस तरह मुझे हजरत परेशान कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूंगी। आधे घंटे तक बोलूंगी ही नहीं। आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जलाने में उन्हें मजा आता है, यह उनकी पुरानी आदत है। दिल को क्या करूं? नहीं, जी तो यही चाहता है कि जैसे वह मुझसे बेरुखी दिखलाते हैं, उसी तरह मैं भी उनसे बात न पूछूं। एकाएक एक नौकर ने ऊपर आकर कहा, बहू जी लाहौर से यह तार आया है। माया अंदर ही अंदर जल उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई हो। बस ख्याल आया, सिवा इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से न आ सकूंगा। तार दे देना कौन बड़ी मुश्किल है। मैं भी क्यों न तार दे दूं कि मैं 1 महीने के लिए मैके जा रही हूँ। नौकर से कहा, तार ले जाकर कमरे में मेज पर रख दो। मगर फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज हाथ से छूटकर गिर पड़ा। लिखा था, मिस्टर व्यास को आज 10 बजे रात किसी बदमाश ने कत्ल कर दिया। कई महीने बीत गए, मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला। खुफिया पुलिस के अनुभवी लोग उसका सुराग लगाने की फिक्र में परेशान हैं। खूनी को गिरफ्तार करा देने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिए जाने का भी ऐलान कर दिया गया है, मगर कोई नतीजा नहीं। जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे, उसी में 1 महीने से माया ठहरी हुई है। उस कमरे से उसे प्यार सा हो गया है। उसकी सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है, मगर उसके चेहरे पर बेकसी या दर्द का पीलापन नहीं, क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है। उसकी नसीली आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिशोध की लपट। उसके शरीर का एक एक कण प्रतिशोध की आग में जला जा रहा है। अब यही उसके जीवन का ध्येय, यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है। उसके प्रेम की सारी निधि अब यही प्रतिशोध का आवेग है। जिस पापी ने उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया, उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होंगी। खुफिया पुलिस भय और लोभ, जांच और पड़ताल से काम ले रही है, मगर माया ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया है। मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या से लगाव था। उनकी अंगति में माया ने कुछ आरंभिक अभ्यास किया था। उस वक्त उसके लिए यह मनोरंजन था, मगर अब यही उसके जीवन का संबल था। वह रोजाना तिलोत्तमा पर अमल करती और रोज बरोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अपने पति की आत्मा को बुलाकर उससे खूनी का सुराग लगा सकेगी। वह बड़ी लगन से, बड़ी एकाग्रचित्तता से अपने काम में व्यस्त थी। रात के 10 बज गए थे। माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया था और तिलोत्तमा पर अभ्यास कर रही थी।
एकाएक उसे ऐसा मालूम हुआ कि कमरे में कोई दिव्य व्यक्तित्व आया। बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक की तरह एक रोशनी नजर आई। माया ने पूछा, आप कौन हैं? तिलोत्तमा ने हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं ही तुम्हारा मनमोहन हूँ, जो इस दुनिया में मिस्टर व्यास के नाम से मशहूर था। आप खूब आए, मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है ईश्वरदास। कहाँ रहता है? शाहजहांपुर में। माया ने मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर, सूरत शक्ल सब कुछ विस्तार से पूछा और कागज पर नोट कर लिया। तिलोत्तमा जरा देर में उठ बैठी। जब कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा विजय की प्रसन्नता से चमक रहा था। उसके शरीर में एक नया जोश लहरें मार रहा था कि जैसे प्यास से मरते हुए मुसाफिर को पानी मिल गया हो। उसी रात को माया ने लाहौर से शाहजहांपुर आने का इरादा किया। रात का वक्त था। पंजाब मेल बड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। माया एक सेकेंड क्लास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे शाहजहांपुर में कहाँ ठहरेगी, कैसे ईश्वरदास का मकान तलाश करेगी और कैसे उससे खून का बदला लेगी। उसके बगल में तिलोत्तमा बेखबर सो रही थी। सामने ऊपर के बर्थ पर एक आदमी नींद में गाफिल पड़ा हुआ था। एकाएक गाड़ी का कमरा खुला और दो आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। दोनों अंग्रेज थे। एक माया की तरफ बैठा और दूसरा दूसरी तरफ। माया सिमट कर बैठ गई। अब इन आदमियों को यूं बैठना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ। वह कहना चाहती थी कि आप लोग दूसरी तरफ बैठें, पर वही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी, सामने यह खतरा देखकर कांप उठी। वह दोनों शैतान उसे सिमटते देखकर और भी करीब आ गए। माया अब वहाँ न बैठ रह सकी। वह उठकर दूसरे बर्थ पर जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी सामत तो नहीं आई है, छोड़ दो मेरा हाथ सुअर। इस पर दूसरे आदमी ने उठकर माया को सीने से लिपटा लिया और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, वेल, हम तुमका बहुत सा रुपया देगा। माया ने उसे सारी ताकत से ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा, हट जा हरामजादे, वरना अभी तेरा सर तोड़ दूंगी। दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्थ पर लिटाने की कोशिश करने लगे। एकाएक यह खटपट सुनकर बर्थ के ऊपर सो रहा आदमी चौंका और उन बदमाशों की हरकत देखकर ऊपर से कूद पड़ा। दोनों गोरे उसे देखकर माया को छोड़ उसकी तरफ झपटे और उसे घूंसे मारने लगे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और वह हाथों से अपने को बचा रहा था। उसे वार करने का कोई मौका न मिलता था। एकाएक उसने उचक कर अपने बिस्तर में से एक छुरा निकाल दिया और आस्ती ने समेट कर बोला, तुम दोनों अगर अभी बाहर न चले गए तो मैं एक को भी जीता न छोड़ूंगा। दोनों गोरे छुरा देखकर डरे, मगर वह भी निहत्थे न थे। एक ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी नली उस आदमी की तरफ करके बोला, निकल जाओ रैस्कल। माया थर थर काँप रही थी। न जाने क्या आफत आने वाली है, मगर खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है। खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है। वही माया जो अब थर थर काँप रही थी, बिल्ली की तरह कूदकर उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवॉल्वर खींच गाड़ी के नीचे फेंक दिया। गोरे ने खिसिया कर माया को दांत काटना चाहा, मगर माया ने जल्दी से हाथ खींच लिया और खतरे की जंजीर के पास जाकर उसे जोर से खींचा। दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था। उसके पास कोई हथियार न था, इसलिए वह छुरी के सामने न आना चाहता था। जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खींच ली तो भीतर का दरवाज़ा खोलकर भागा। उसका साथी भी उसके पीछे पीछे भागा। चलते चलते छुरी वाले आदमी ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह मुंह के बल गिर पड़ा। फिर तो उसने इतनी ठोकरें, इतनी लातें और इतने घूंसे जमाए कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा। इतने में गाड़ी रुक गई और गार्ड लालटेन लिए आता दिखाई दिया।
मगर वह दोनों शैतान गाड़ी को रोकते देख बेतहाशा नीचे कूद पड़े और उस अंधेरे में न जाने कहाँ खो गए। गार्ड ने भी ज़्यादा छानबीन न की और करता भी तो उस अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था। दोनों तरफ खड्डे थे, शायद किसी नदी के पास थी। वहाँ 200 आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छिप सकते थे। 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही, फिर चल पड़ी। माया ने मुक्ति की सांस लेकर कहा, आप आज न होते तो ईश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उस आदमी ने छुरी को जेब में रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बेसुध सोया हुआ था कि उन बदमाशों के आने की खबर ही न हुई, वरना मैंने उन्हें अंदर पाँव ही न रखने दिया होता। अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करूँगा। माया, जी नहीं, खाम खा की बदनामी और परेशानी होगी। रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर ने आज मेरी आबरू रख ली। मेरा कलेजा अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। आप कहाँ तक चलेंगे? मुझे शाहजहांपुर जाना है। वहीं तक तो मुझे भी जाना है। शुभ नाम क्या है? कम से कम अपने उपकारक के नाम से तो अपरिचित न रहूं। मुझे तो ईश्वरदास कहते हैं। माया का कलेजा धक से हो गया। जरूर यह वही खूनी है। इसकी शक्ल सूरत भी वही है जो उसे बतलाई गई थी। उसने डरते डरते पूछा, आपका मकान किस मोहल्ले में है? मैं रहता हूँ। यह सुनकर ही माया का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर एक लंबी सांस ली। हाय, खूनी मिला भी तो इस हालत में, जब वह इसके एहसान के बोझ से दबी हुई है। क्या उस आदमी को वह खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बगैर किसी परिचय के सिर्फ हमदर्दी के जोश में ऐसे गाढ़े वक्त में उसकी मदद की? जान पर खेल गया। वह एक अजीब उलझन में पड़ गई। उसके चेहरे की तरफ देखा, शराफत झलक रही थी। ऐसा आदमी खून कर सकता है, इसमें उसे संदेह था। ईश्वरदास ने पूछा, आप लाहौर से आ रही हैं ना? शाहजहांपुर में कहाँ जाइएगा? अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी। मकान का इंतजाम करना है। ईश्वरदास ने ताज्जुब से पूछा, तो वहाँ आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रही हैं? कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यो, आपका असली मकान कहाँ है? असली मकान पहले लखनऊ था, अब कहीं नहीं है। मैं बेवा हूँ। ईश्वरदास ने शाहजहांपुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तय कर दिया। एक नौकर भी रख दिया। दिन में कई बार हाल चाल पूछने आता। माया कितना ही चाहती थी कि उसके एहसान न ले, उससे घनिष्ठता न पैदा करे, मगर वह इतना नेक, इतना बमुरौवत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी। एक दिन वह कई गमले और फर्नीचर लेकर आया। कई खूबसूरत तस्वीरें भी थी। माया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मुझे साथ सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप नाहक तकलीफ करते हैं। ईश्वरदास ने इस समय लज्जित हो, जैसे उससे कोई भूल हो गई हो, कहा, मेरे घर में यह चीज़ें बेकार पड़ी थी, लाकर रख दी। मैं इन टीम टाम की चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहती। ईश्वरदास ने डरते डरते कहा, अगर आपको नागवार हो तो उठवा ले जाऊं? माया ने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं, मजबूर होकर बोली, अब आप ले ही आए हैं तो रहने दीजिए। अगर आगे से कोई ऐसी चीज़ न लाइएगा। एक दिन माया का नौकर न आया। माया ने 8-9 बजे तक उसकी राह देखी। जब वह भी न आया तो उसने जूठे बर्तन मांजना शुरू किया। उसे कभी अपने हाथ से चौका बर्तन करने का संयोग न मिला था। बार बार अपनी हालत पर रोना आता था। एक दिन वह था कि उसके घर में नौकरों की एक पलटन थी। आज उसे अपने हाथों से बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। तिलोत्तमा दौड़ दौड़ कर बड़े जोश से काम कर रही थी। उसे कोई फिक्र न थी। अपने हाथों से काम करने का, अपने को उपयोगी साबित करने का ऐसा अच्छा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा न रही।